तो भाई अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशनल फार्मूले जो होते हैं उनका यूजेस क्या है, यही पढ़ा था ना। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे यूज बता रहे हैं और वो यूज़ है टू डिराइव अ फार्मूला। आपको कोई फार्मूला डिराइव करना है तो आप डायमेंशनल मेथड से डिराइव कर सकते हैं, और अब हम उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल ये है, द स्पीड, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम। अब स्पीड का हम सिंबल जो लेंगे वो लेंगे v, ठीक है। क्या लेंगे? v, इस तरह से, द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम depends upon the coefficient of elasticity, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है E, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल E, एंड डेंसिटी, इसका सिंबल है रो ऑफ मीडियम, ठीक है। तो स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? E पर और रो पर। डेराइव अ फॉर्मूला फॉर स्पीड, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए किसका फार्मूला डराइव करना है? स्पीड का। तो आप स्पीड का सिंबल सबसे पहले लिखोगे और वो सिंबल ये है, लेट v, फिर प्रोपोर्शनैलिटी लगाइए। प्रोपोर्शनैलिटी के राइट में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी जाएंगी जिन पर ये स्पीड डिपेंड करती है। तो ये स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? E पर और रो पर। तो राइट साइड में E और रो लिखा जाएगा। तो ये स्पीड इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, और राइट साइड में हम जितनी क्वांटिटीज़ लिखेंगे उन पर पावर ले लेंगे। E की पावर A ले लिया, रो की पावर हमने B ले लिया। इसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे K। यहाँ पर जो K कांस्टेंट लिया जाता है ये डायमेंशन लेस होता है, यानी ये प्योर नंबर होता है। वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे। तो ऑन राइटिंग डायमेंशनल या डायमेंशंस लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ के हम डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे। तो बताइए, v स्पीड है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT - 1 इक्वल टू K, आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये डायमेंशनलेस फार्मूला है।
ई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला आप बोलिए। हाँ ठीक है, ml माइनस 1 t माइनस 2 पावर a। रो डेंसिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml माइनस 3 पावर b। अब ये जो ब्रैकेट पर पावर है, ये पावर का मल्टीप्लाई इन सभी की पावर में हो जाएगा। लेफ्ट में देखो l लिखा है तो आप l की पावर 1 लिख सकते हो, t की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2a। इसी तरह से यहाँ b का मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर b, l की पावर माइनस 3b। अब देखें और समझते हैं इसको आगे। देखो राइट में m भी आ रहा है, l भी आ रहा है, t भी आ रहा है, लेफ़्ट में m नहीं है। हम जो है अगर लेफ़्ट में m लिख लेंगे तो हमें सुविधा रहेगी, पर m जब लिखेंगे लेफ़्ट में तो हम m की पावर 0 लगा देंगे और बकाया l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1 ज्यों का त्यों। m की पावर 0 लगाने से ये होगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पावर 0 हो गई तो 1 हो जाएगा, तो हमारे डायमेंशनल फार्मूले पर भी कोई फ़र्क नहीं आया और हमने यहाँ पर m भी लिख लिया। अब राइट साइड में देखिए, ये जो m है ये m 2 बार लिखा हुआ है इसमें, तो एक ही बार लिखेंगे, बस उनके पावर ऐड कर देंगे। तो m की पावर हो जाएगा a प्लस बी, l की पावर में माइनस a इधर है और माइनस 3b इधर है, तो माइनस a माइनस 3b, और t केवल एक ही बार आया है यहाँ पर तो उसको अकेला लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी हमें क्या करना है, दोनों साइड्स की पावर कंपेयर कर देना है। ऑन कंपेयरिंग respective powers both sides। ठीक है, अब देखो कंपेयर कैसे करना है। यहाँ पर m की पावर देखो क्या लिखा है a प्लस बी, और यहाँ m की पावर क्या लिखा है 0, तो दोनों साइड के mm के पावर इक्वल कर लेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड कर दो क्योंकि फर्स्ट हम यहाँ पर मान चुके हैं। इसी तरह से l के पावर भी इक्वल कर दीजिए। l का पावर है माइनस a माइनस 3b, और यहाँ पर 1, t और t इन दोनों के पावर भी इक्वल करेंगे, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 ख़त्म हो गया, a इक्वल टू 1/2 आ गया। तो देखो एक पावर तो हमारी मिल गई। अब हमको दूसरी पावर चाहिए, तो a की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो 2 की यहाँ रख देते हैं 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर रखा है इक्वेशन 2 में a की वैल्यू क्या रख दी 1/2, प्लस लगा है तो ये प्लस है, ये b हो गया, तो b इक्वल टू हो गया माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर a निकल आया, b निकल आया। ये जरा राइटिंग की स्पेलिंग को t बना लेना। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इधर है, अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो v इक्वल टू के, e की पावर देखो क्या है a है, तो a की वैल्यू क्या रख दोगे 1/2, और रो की पावर b, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2। जो पावर नेगेटिव है आप उसको नीचे ले आइए तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये v इक्वल टू हो गया k,
ई की पावर 1/2 अपॉन रो की पावर 1/2। यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाएं, ये v लिखेंगे इक्वल टू k लिखेंगे, 1/2 पावर को हटा दीजिए और उसके बदले में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ e अपॉन रो। इस तरह से हमने देखा कि हमें स्पीड जो फाइंड करनी थी उस स्पीड को फाइंड करने का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीड का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये राइटिंग की स्पेलिंग सही कर लीजिए। हाँ भाई, नोट कर लिया सभी लोगों ने? ओके, स्पेलिंग सही कर ली थी ना? ये एल नहीं है, TING, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखें टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल T ऑफ आ सिंपल पेंडुलम depends upon its length small l, पेंडुलम की लेंथ, कॉमा, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ बॉब। सिंपल पेंडुलम तो जानते हैं ना, एक हमको थ्रेड लेना है, धागा, और नीचे एक छोटी सी गोली बांध देना है, तो जो गोली बांधते हैं उसी को बॉब कहते हैं और पूरे को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g, ठीक है। फाइंड फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ये हमको निकालना है। तो भाई सबसे पहले आप ये सोचा करो क्या फाइंड करना है। कभी भी आप न्यूमेरिकल करिए तो सारा डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना ही है, लेकिन फाइनली आपको ये सोचना है कि क्या फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड का फार्मूला। तो जिसका आपको फार्मूला फाइंड करना है उसे आप लेफ्ट में लिखोगे, और देखो कैसे लिखेंगे। लेट t प्रोपोर्शनल टू, अब ये t जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो t किस पर डिपेंड करता है? देखो l पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है? m पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है? g पर। राइट साइड में जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे उन सब पर पावर मान लेंगे, जैसे a b c। अब इसके बाद में काम वही करना है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लिया हमने, और ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना होता है? ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। तो इसकी डायमेंशन देखो क्या लिखेंगे? t, k को आप छोड़ दीजिए क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी थी। अब इस बार स्टेटमेंट जो है वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखना है? वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। फिर क्या लिखेंगे? ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो l का l ही रहेगा, m का क्या रहेगा? m,
और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पर आपको फोकस करना है और उसका होता है LT-2 पावर c। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था ये जो पावर्स होती है ना, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, लेफ्ट में t है तो आप t की पावर 1 लिखेंगे, m नहीं है, l नहीं है, तो जो चीज़ नहीं होती है उसकी पावर 0 लगा देते हैं। इस तरह से लेफ्ट में लिख सकते हैं। अब राइट को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर b का जब मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर b आ जाएगा। एक्चुअली आप लोग m पहले लिखा करो, फिर l लिखा करो, फिर t लिखा करो। अब l की पावर देखो जरा क्या होगा, a यहाँ पर है और ये c का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो l की पावर c और t की पावर -2c, पर हम l 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार l लिखें और उसकी पावर को ऐड कर दें। तो इस तरह से आएगा आपका m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, यहाँ पर m की पावर b, l की पावर a प्लस c हो जाएगा, क्योंकि 2 बार l था तो दोनों की पावर हम ऐड कर देंगे, और t हो गया -2c। अब डायमेंशनल फार्मूले लिखने के बाद अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना होता है यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग रिस्पेक्टिव पावर्स। रिस्पेक्टिव पावर्स का मतलब है m की पावर दोनों तरफ की इक्वल करेंगे, m की इक्वल करना है, l की इक्वल करना है और t की इक्वल करना है। और देखो कैसे करेंगे हम, जब हम यूँ करेंगे कंपेयर, तो यहाँ देखो m की पावर b है और वहाँ m की पावर 0 है, तो m की पावर b और m की पावर 0 ये दोनों इक्वल कर दिया, m की पावर b और m की पावर 0 दोनों को इक्वल कर दिया। इसी तरह से l की पावर को भी करेंगे, a प्लस c, l की पावर देखो ये a प्लस c है और यहाँ l की पावर क्या है 0, तो दोनों पावर्स को आप इक्वल करोगे। इक्वेशन सेकंड डाल दें इसमें। अब t और ये t दोनों तरफ के t के पावर इक्वल कर देते हैं, तो -2c इक्वल टू हो जाएगा 1, तो c इक्वल टू -1/2। इसके बाद में c की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए। और यहाँ पर अब इक्वेशन 2 हम लिखने जा रहे हैं, a प्लस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू है आपकी -1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखो क्या मिला हमको ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आएगा, और इस तरह से a इक्वल टू 1/2। बस लास्ट में क्या करना होता है, अब सारी पावर आ गई, a भी आ गई, b भी आ गई, c भी आ गई, तो सारे पावर्स आपको कहाँ रख देना है, फर्स्ट में। तो अब हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। और अब इक्वेशन फर्स्ट t इक्वल टू k, l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, ये लिखा है ना इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब हम यहाँ पर a की जगह क्या रखना है 1/2, b की जगह क्या रखना है 0, हमने निकाला था ना b की वैल्यू 0, और g की पावर c है और c की वैल्यू कितनी निकली है, ये -1/2। तो t इक्वल टू हो जाएगा k, l की पावर 1/2। अच्छा m की पावर 0 है तो वो 1 हो गया, ये नेगेटिव वाली पावर को अपान में लाइए, तो यहाँ से हम इसको इधर लिख रहे हैं t इक्वल टू k, और मैंने बताया था पावर 1/2 हटाइए और उसके बदले में स्क्वायर रूट लगाइए, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा L/G, ये आ गया। अब यहाँ पर k पर फोकस करना है हमें, k हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू प्योर नंबर होती है। k की वैल्यू किसी किसी न्यूमेरिकल में 1 होती है, किसी में 2 पाई, अलग अलग होती है। तो अगर आपको याद है किसी स्पेशल न्यूमेरिकल का कि यहाँ पर k की वैल्यू इतनी, तो आप रख दीजिए, अदरवाइज यही रखिए, क्योंकि हम डायमेंशनल मेथड से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल में k की वैल्यू जो होती है 2 पाई होती है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप रखें, अगर याद है तो रख दीजिए, वरना नहीं, क्योंकि हम k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हम नहीं निकाल पाते डायमेंशनल मेथड से। तो ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लो भाई, ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी फार्मूला इस्टेब्लिश अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका मेथड ये रहेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। तो भाई आप लोगों ने डायमेंशनल फार्मूले का क्या क्या यूज पढ़ा है? क्या पढ़ा? फर्स्ट नंबर, डायमेंशनल फार्मूले को देखकर हम क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम कोई फार्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ नंबर, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। हम क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब जरा सिस्टम को समझिएगा। आप लोग मान लीजिए कि एक ये लाइन है, इस लाइन को हमने मेजर किया मीटर स्केल से। आप लोगों ने मीटर स्केल देखा ही होगा, काफ़ी लेंथ रहती है उसकी, करीब इतनी तो होती ही है। तो मीटर स्केल से जब हमने इसको मेजर किया तो इसकी लेंथ आ रही है 2 मीटर। कितनी आ रही है? 2 मीटर। ठीक है, इसी 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। एक ही लाइन की लेंथ है जिसे हमने 2 मीटर भी कहा और 200 सेंटीमीटर भी कहा। मीटर मैंने बताया इतनी बड़ी स्केल होती है, करीब एक आइडिया बता रहा हूं। लेकिन सेंटीमीटर जो होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल में देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं। तो मीटर जो है बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर मैंने कहा छोटे छोटे होते हैं, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट जब होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंथ की छोटी है, और जब छोटा यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो लेंथ की है वो बड़ी है। तो जितना बड़ा आप यूनिट लेते हैं, लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, और जितना छोटा यूनिट लेंगे लेंथ की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ये लेंथ और ये लेंथ है इक्वल, एक ही लाइन की लेंथ है, लेकिन यूनिट बड़ा छोटा लेने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। तो जो मीटर है ये आपका MKS यूनिट सिस्टम का यूनिट है, और जो सेंटीमीटर है ये आपका CGS यूनिट सिस्टम का यूनिट है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड, MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने MKS सिस्टम का यूनिट यानी मीटर को कन्वर्ट कर दिया CGS के सिस्टम में, और CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम यूनिट क्या है लेंथ का? सेंटीमीटर। तो जब हम MKS यूनिट सिस्टम से CGS यूनिट सिस्टम में यूनिट को चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने यूनिट चेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम बताएंगे कि आखिर यूनिट कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लर्न कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। और देखो कैसे, आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू निकालना चाहें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो ये 10 की पावर 2 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 2 मीटर। तो
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 अपॉन में आएगा तो 1/10 मिलीमीटर, यानी 10 की पावर -1 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से ये अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, कभी कभी यूनिट हमको दिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे एरिया का यूनिट है, यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू सेंटीमीटर, कुछ दिया होगा, यहाँ डिजिट दिया होगा, डॉट 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 कोई डिजिट होगा और लिखा होगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिजिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल यूनिट लिख रहा हूँ। अब अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 सेंटीमीटर की जगह पर क्या लिख देंगे? 10⁻² मीटर। तो हम सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे 10⁻² मीटर, और यहाँ चूँकि सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगा है तो आप इसमें होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और अगर हम उसको मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो फिर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका एरिया ऑफ अ प्लेट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है? 10⁻4 मीटर स्क्वायर के, तो ये 15 ज्यों का त्यों रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है वही एरिया को हम लिख सकते हैं 15 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 10 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू है 10 मिलीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज्यों की त्यों लिख देना है, सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मिलीमीटर, अभी हमने बताया 1 मिलीमीटर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर की जगह हमने लिख दिया 10⁻³ मीटर। अब चूंकि मिलीमीटर पर क्यूब लगा है तो आप इसमें भी क्यूब लगाएंगे, और इस तरह से हमको मिल जाएगा 10 × ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पावर में हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में कन्वर्ट किया, इसी तरह से मिलीमीटर को यहाँ मीटर में कन्वर्ट किया, तो यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। 5th नंबर, जैसे आपने पढ़ा है 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट। तो ये चीज़ें याद रखना है। इसी तरह से 3600 सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 आवर के इक्वल होता है। 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर, देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1/3600 आवर।
आप लोग जानते हैं 1000 kg को 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को हम 1 kg कहते हैं। देयरफॉर अगर 1 ग्राम निकालना चाहें तो ये 1000 अपॉन में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, तो हमको ये मिला कि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो 10⁻³ kg, ये 1 ग्राम हो गया। ठीक है, एक और यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 8th नंबर। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम हो गया, 1 मिलीग्राम और कर देते हैं, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। तो ये जो 1 मिलीग्राम होता है इसे हम कहते हैं 10⁻⁻6 kg। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg और 1 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 kg। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर मैं बॉक्स में बंद करे दे रहा हूँ, जिनको याद रखना है ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। ओके, तो 1 मिलीग्राम इसको याद रखिए, इसको भी आप याद रखिए, इसको भी आप याद रखिए और ये भी आप याद रखिए। तो बड़े आसानी से हम इसमें यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लिखें और याद भी रखें। ठीक है, तो जल्दी से लिख डालिए। कुछ इसमें कन्वर्जन फैक्टर और लिख लो, तो मैंने 8 लिखवा दिए हैं, एक और लिख लेते हैं 1 माइक्रॉन। ठीक है, 1 माइक्रॉन, जनरली माइक्रोमीटर भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और इसके बाद एक और लिख लो 1 एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं इसको? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, इसी तरह से 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये जो माइक्रॉन है इसकी वैल्यू 10⁻6 होती है और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10, 1 पिकोमीटर की इतनी, और ये 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर या फर्मी कहते हैं इसको। तो यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बताए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ इसके। तो एग्जांपल कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, साथ में लिखते चलो क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 332 meter per second. Convert its unit in CGS system. ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, ये जो मीटर सेकेंड है ये MKS सिस्टम का यूनिट है। अब कहेंगे MKS सिस्टम क्या होता है? MKS का मतलब होता है M से मीटर, K से kg,
और एस से सेकेंड। इसी तरह से CGS का मतलब होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप इस यूनिट को CGS सिस्टम में चेंज करिए, यानी हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, और सेकंड तो सेम रहता है दोनों में ही। तो यहाँ पर जो मीटर है उस मीटर को हम CGS में यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें ग्राम किलोग्राम तो है नहीं और सेकंड तो दोनों में सेम रहता है, तो मेन बात है कि हमें मीटर को किस में कन्वर्ट कर देना है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले स्पीड इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, और इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा, आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की जगह पर हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, और पर सेकेंड को तो कन्वर्ट नहीं करना, तो इस तरह से 33200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका देखो यूनिट कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखी होगी कि स्पीड का यूनिट जब मीटर पर सेकेंड था तो स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू 332 थी, पर हमने जब यूनिट चेंज कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, 33200 बढ़ गई है। तो जो मीटर होता है वो बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर जो होता है वो छोटा यूनिट है। तो जब आप यूनिट को बड़े से छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के, यूनिट छोटा कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है यूनिट कन्वर्ट करने का एक डायमेंशनल फार्मूले के द्वारा भी मेथड है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल दिया और इसमें हमने ये देखा 332 मीटर पर सेकेंड, ये हाँ ये कंप्लीट हो गया, ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मैं डायमेंशनल मेथड से कैसे यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लें, 332 मीटर पर सेकेंड को हमने देखा 33200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें जो ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हमने लिख दिया n1 और इस यूनिट को लिख दिया हमने u1। इसी तरह से इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिख देंगे n2 और सेंटीमीटर पर सेकंड जो ये वाला यूनिट है इसको लिख देंगे u2। तो एक हमारा फार्मूला टाइप का बन गया n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। तो जो ये 332 है 332 मीटर पर सेकेंड है वो इसके इक्वल है, इनके हमने सिंबल बना लिए हैं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं n2 इक्वल टू, जब n2 निकालोगे तो ये u2 अपान में चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया था कि 332 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल है, 33200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। वो वैल्यू इसलिए चेंज हो गई क्योंकि हमने यूनिट चेंज कर दिया, तो दोनों इक्वल हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। और इसको मैंने n1 मान लिया, इसको u1 मान लिया, इसको n2 मान लिया, इसको u2 मान लिया। अब हम जब n2 निकालेंगे, n2 का मतलब है बाद वाली न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ देखो बाद वाली न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो गई है और पहली वाली न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। अब n2 इक्वल टू n1, अब u1 क्या है, यूनिट, और यूनिट के द्वारा ही हम डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते हैं। तो यूनिट की जगह हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं और वो डायमेंशनल फार्मूला है m1 l1 t1, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले m l t के टर्म में लिखे जाते हैं
और इनकी हम पावर लगा देंगे, क्योंकि हमने जब डायमेंशनल फार्मूले पढ़ाए थे तो m में कभी पावर लगती थी, कभी l में पावर लगती थी, कभी सभी में पावर लगती थी। तो एक जनरल हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, और इसमें b कर देंगे, इसमें c कर देंगे। इसी तरह से अभी आप और भी कर सकते हैं, आगे T1 जैसे लिखा है उसके आगे A1 K1 ये भी लिख सकते हैं, और अपॉन U2 की जगह पर हम लिख देंगे M2 L2 T2, और इनकी पावर हो जाएगी A B C। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A और L1 अपॉन L2 की पावर B। ठीक है, ये M1 और M2 एक ही ब्रैकेट में कर दिया और दोनों पे पावर A है तो हमने होल पावर लगा दिया। इसी तरह से इसमें, और ये T1 अपॉन T2 की पावर C। तो अब हम एक फार्मूला आपको बता दिए कि ये वाले फार्मूले से भी हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये हमने किया, हमारा जो है 3 लाइन में ही आंसर आ गया। तो ये जो मेथड है, छोटा मेथड है आपका, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन सीख लो, कोई बुराई नहीं है सीखने में। इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला अब हम यूज करेंगे। तो देखो इसी एग्जाम्पल को हम इस मेथड से करके दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये फार्मूला आपका यूज होगा यहाँ पर। देखिए हम N2 इक्वल टू N1 ये फार्मूला लिख देंगे, पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। ये फार्मूला यूज होना है। इस फार्मूले में N1 होता है इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर 3 3 2 लिख देंगे। M1 होता है मास, और मास का यूनिट होता है केजी। अब यहाँ देखो कहीं भी केजी नहीं है, तो इसका मतलब जब केजी एब्सेंट है तो उसकी पावर हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम M1 M2 लिख दें और पावर 0 लगा दें। और यहाँ जो L1 है, L क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ तो वही है, यहाँ पर मीटर है देखो। तो L1 का मतलब होता है इनिशियल यूनिट ऑफ लेंथ, और L2 का मतलब होता है फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ। तो इनिशियल यूनिट ऑफ लेंथ कितना है, मीटर, और फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ कितना है, ये CGS में कह रहा है ना, तो सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारा इनिशियल यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर, और ये है सेंटीमीटर फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ, और पावर B। अब B कितना रखें, देखिए जरा मीटर की पावर कितनी लगी हुई है, 1 लगी है ना, तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए। और T1 T2 जो होगा, दोनों ही यूनिट सिस्टम में सेकंड होता है, तो दोनों में सेकंड लिख देंगे। अभी मैंने बताया था कि T1 T2 दोनों ही सिस्टम में सेकंड ही होता है। अब यहाँ पर ये पावर 0 लग गई। क्यों लग गई भाई पावर 0 इसमें? 0 इसलिए लग गई क्योंकि m मास था, और मास का यूनिट kg होता है, और kg इसमें है नहीं, इसलिए हमने पावर 0 लगा दी। ठीक है, तो ये 332 पावर 0 होने की वजह से ये 1 हो गया। मीटर को और सेंटीमीटर को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाएं। तो मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और सेकंड कैंसिल हो गया, ये पावर 2, ये सेंटीमीटर कट गया, 332, और ये 100 बचेगा इसमें। और ये तो देखो 1 की पावर कितना भी लगा दो आप, वो 1 ही रहता है। तो ये तुम्हारा हो गया 33200, और लास्ट में इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। देयरफॉर जो आपका 332 मीटर पर सेकंड था वो किसके इक्वल हो गया,
33200 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल हो गया। तो ये शॉर्ट मेथड है, अच्छा है, ठीक है। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें इस तरह से नहीं कोई इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, अब नहीं बन रहा है, तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो एक और हमने मेरे ख्याल इससे बोलेंगे जिससे तुम्हारा जो है इसका प्रैक्टिस हो जाए। तो लिखें तो ये न्यूमेरिकल देखो, ये वाला, और इस न्यूमेरिकल में एक वर्ड आया है कैलोरी। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। तो कैलोरी किसका यूनिट है? हीट का एंड एनर्जी का भी है। इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। और 1 जूल को आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद उसने ये कहा है कि हमने यूनिट सिस्टम चेंज कर दिया। पहले का यूनिट सिस्टम क्या है? देखो जरा, केजी, मीटर, सेकंड, एमकेएस। ये वाला कौन सा यूनिट सिस्टम है? एमकेएस। और बाद में कह दिया कि हमने एक ऐसा यूनिट सिस्टम लिया जिसमें मास का यूनिट है अल्फा केजी। अल्फा केजी, ध्यान दो, ये मास का यूनिट कितना है? अल्फा केजी। और लेंथ का यूनिट कितना है? बीटा मीटर। और टाइम का यूनिट कितना है? गामा सेकंड। तो देखिए, कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जे का मतलब जूल। और 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। यानी जो ये 4.2 वैल्यू दी गई है, ये एमकेएस सिस्टम में है। कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल जो दिया गया है, ये एमकेएस सिस्टम में है। अब बाद में हमने क्या किया? यूनिट सिस्टम चेंज कर दिया। जो मास का यूनिट हमारा केजी था, उसको हमने अल्फा केजी कर दिया। जो मास का यूनिट हमारा पहले मीटर था, उसे हमने बीटा मीटर कर दिया। और जो टाइम का यूनिट पहले हमारा सेकंड था, उसे हमने गामा सेकंड। तो केजी की जगह क्या यूनिट आ गया? अल्फा केजी। मीटर की जगह क्या यूनिट आ गया? बीटा मीटर। और सेकंड की जगह क्या यूनिट आ गया? गामा सेकंड। तो इनिशियल यूनिट्स अलग हैं और फाइनल यूनिट्स अलग हैं। और जब यूनिट चेंज कर देंगे तो कैलोरी की वैल्यू 4.2 नहीं रह जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब देखो कैसे चेंज होगी। उसके लिए मैंने बताया था कि आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला ये लिखना है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ध्यान दें, तो कैलोरी की कितनी वैल्यू है इनिशियली? N1 क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। और इनिशियल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 4.2। तो यहाँ 4.2 लिख देंगे। M1 का मतलब होता है इनिशियल यूनिट ऑफ मास, ठीक है। और क्या है इनिशियल यूनिट ऑफ मास? ये देखो गिवन है, केजी। तो इनिशियल यूनिट ऑफ मास हो गया केजी। और M2 क्या है? हाँ, ठीक है, फाइनल यूनिट ऑफ मास। और फाइनल यूनिट ऑफ मास कितना दिया है? अल्फा केजी। और पावर में यहीं से देखना है। देखो केजी पर कितनी पावर लगी है? 1। ये 1 पावर है, तो ए की जगह पर हम 1 लिख देंगे। इसी तरह से L1 का मतलब इनिशियल यूनिट, हाँ ठीक है, इनिशियल यूनिट ऑफ लेंथ। और इनिशियल यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया है? मीटर। L2 क्या है? फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ। और फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ कितना है? ये दिया है बीटा मीटर। फाइनल यूनिट ऑफ लेंथ है बीटा मीटर। और इसकी पावर देखिए क्या है? मीटर की पावर देखो यहां पर 2। T1 सेकंड है आपका, और T2 क्या है? गामा सेकंड है। और इसकी पावर देखिए
-2। अब यहाँ देखना ध्यान से, केजी केजी कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया n2 इक्वल टू 4.2 1/α, और ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया 1/β पावर 2, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया -2। इस अल्फा को ऊपर ले जाइए, अल्फा की पावर -1, इस बीटा को ऊपर ले जाइए, बीटा को, इस वाले को, तो बीटा की पावर -1 पावर 2 लगाइए, इस गामा को ऊपर ले जाइए, गामा की पावर -1 पावर -2 लगाइए, तो ये तुम्हारा अल्फा की पावर -1, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -2, और गामा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो गामा की पावर तुम्हारा हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा 1 कैलोरी था वो किसके इक्वल था, 1 कैलोरी इक्वल था 4.2 जे, और इसी जी को हमने क्या लिख दिया था, ये। तो जो 1 कैलोरी पहले 4.2 जे यानी 4.2, और जे की जगह क्या लिखना है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो जो कैलोरी हमारा इनिशियल यूनिट सिस्टम में 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 था, वो बाद में इतना हो जाएगा जब यूनिट हमने चेंज कर दिए। तो ये किसके इक्वल हो गया, अब ये इक्वल हो गया 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जे के, और जे की जगह पर आप ये लिखिए इनिशियली 4.2 वैल्यू थी। अब कह रहा है कि अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं, केजी की जगह अल्फा केजी, मीटर की जगह बीटा मीटर, सेकंड की जगह गामा सेकंड, तो फिर उसी कैलोरी की वैल्यू 4.2 से चेंज होकर कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था, और हमें प्रूव करना था कि वो वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसे प्रूव करिए। तो देखिए प्रूव हो गया कि जो कैलोरी की वैल्यू शुरुआत में 4.2 जे थी, वो बाद में 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 और गामा पावर 2 हो जाएगी। तो देखो यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी पहले यहां पर ध्यान देना, जो 4.2 थी वो बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ये प्रूव हो गया हमारा। तो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे केवल, पहले 4.2 थी, इनिशियल वैल्यू 4.2 थी, और बाद वाली वैल्यू चेंज हो गई उसकी। तो आंसर में हम केवल यही लिख देंगे जो प्रूव करा रहा है, और ये हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो कैलोरी की इनिशियल वैल्यू जो 4.2 थी, वो वैल्यू चेंज होकर के इतनी हो गई, क्योंकि हमने यूनिट चेंज कर दिए। ठीक है, तो और ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रूव करना था उतना हमने प्रूव कर दिया। तो ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जो सुटेबल हो। ठीक।